दोस्तों, ये पारसी समाज एकता मोर्चा के लोग आज शहीद स्मारक से रैली निकालकर नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर आए हुए हैं। आइए देखते हैं इन लोगों की क्या मांगे हैं और ये लोग क्या कहना चाहते हैं। लाला रावत अमर रहे, लाला रावत अमर रहे, लाला रावत अमर रहे, अमर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, अमर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। कि आप देख रहे हैं आज पारसी समाज महासभा का एक बहुत बड़ा पारसी समाज एकता मोर्चा का बहुत बड़ा आंदोलन इस लखनऊ में उभर कर आया है, जिसमें कई प्रकार की मांगे जुड़ी हैं और इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर के ज़्यादा से ज़्यादा इस लखनऊ के अधिवक्ताओं का भी साथ रहा। आइए हम पूछते हैं इस सभा के जो मेन नेतृत्व करने वाले हैं और सहयोगी हैं रमाशंकर बिन एडवोकेट जी से बात करते हैं। सर, आज जो आपका धरना आंदोलन हो रहा है इसमें प्रमुखता किस प्रकार की मांगे जुड़ी हुई है? देखिए, वकील साहब हैं विशंभर रावत जी और उनके पिताजी की हत्या हुई है, तो हम लोगों ने जो समाज के हैं, पारसी समाज के हैं, इस नाते हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट निकाला है। वकील लोग, हमारे वकील बंधु वकील समझ के लोग आए हैं कि वकील के परिवार के साथ अन्याय हुआ है। ये ना तो लखनऊ बार का आंदोलन है, ना सेंट्रल बार का आंदोलन है पर्सनल। हम लोग वकील की पिता की हत्या के संदर्भ में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के हम लोग निकले हैं। हमारा ये भी मानना है कि इस मामले में शुरुआत से ही पुलिस ने लीपापोती किया है, क्योंकि जो खनन माफिया हैं उन्होंने जो 5 फुट 3 फुट 8 फुट की परमिशन होती है खनन की, मैंने खुद मौके पे जाके देखा है कि 12 फुट 15 फुट 18 फुट 20 फुट की गहराई में 10 बीघा जमीन खोद के बेच डाली गई। पुलिस की मिली भगत के बगैर अवैध खनन हो ही नहीं सकता। पर ट्रक उनका रेट तय होता है, इसलिए अभियुक्तों को संरक्षण दिया जा रहा है। हम लोगों का मानना है कि सीबीआई जांच ही एकमात्र विकल्प है और इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच के दायरे में स्थानीय पुलिस और तत्कालीन विवेचक दोनों की भूमिका की भी जाँच होना चाहिए। सर, आपके मांग पत्र में जो शामिल है कि ST/ST आयोग निष्प्रभावी या निष्क्रिय है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? हम लखनऊ में रह के लगातार देख रहे हैं कि किसी भी घटना पर SC/ST आयोग के चेयरमैन या मेंबर घटनास्थल पर नहीं जाते हैं, कोई भी उनकी प्रतिक्रिया नहीं आती है, पीड़ित के आंसू पोंछने का काम नहीं करते हैं और वेतन कहाँ से लेते हैं? वेतन जो समाज कल्याण विभाग का यानी जो अनुसूचित जातियों जनजातियों के कल्याण का बजट होता है उसमें से अगर वेतन लेते हैं तो अनुसूचित जातियों जनजातियों के उत्पीड़न पर भी उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आइए, हमारे बीच में वो मौजूद है जिनके पिताजी का मर्डर हुआ है। हम जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी की जो हत्या हुई है उसके पहले किसी प्रकार की कोई रंजिश थी, आपको जानकारी है उस संबंध में? जी, हमारे पिताजी की हत्या से पहले हमारा और इनका रास्ते को लेकर विवाद चलता रहता था। ये हमारे खेत जाने का 40 वर्षों पुराना रास्ता था। इससे पहले पिछली पंचवर्षीय में प्रधानी लड़े थे, तो प्रधानी के टाइम से ही इसमें थोड़ा रंजिश थी। ये प्रधानी जीत गए तो उसके बाद इन्होंने रास्ते को मिटा दिया, हमारे तालाब खुदवा के फिर हम लोग घूम के जाने लगे। फिर इन्होंने इस बार क्या किया, मार्च महीने से इन्होंने हमारे पिताजी को अनावश्यक एक बबूल का पेड़ कटा हुआ पड़ा था। इन्होंने क्या किया, जब हमारे पिताजी ने उसे हटाया और ये कुल्हाड़ी और डंडों से ले गए। रितेश और हिरेश दोनों लोग गए, पिताजी को हमें मारने के लिए धमकाया। हमारे पिताजी घर आके, हमने लिखित थाना बंथरा में लिखित सूचना दी हुई, उसकी हमारे पास प्रति है भी। उसके बाद फिर इन्होंने 20 तारीख को अपना खनन स्टार्ट कर दिया। हमारा पूरा रास्ता धीरे धीरे खुदवाने लगे, पूरा रास्ता। हमने DM, SDM, खनन विभाग और जितने भी उच्च अधिकारी के अथॉरिटी हैं सबको हमने लिखित सूचना दी थ्रू मुख्यमंत्री पोर्टल पर IGRS के माध्यम से हर जगह मैंने, मगर इसमें लेखपाल और तहसीलदार सबकी मिली भगत होने के कारण किसी ने कोई कार्य उसके जब हमें कहीं कोई हमें रिलीफ नहीं मिला तो हमारे पिताजी माननीय उच्च न्यायालय की शरण में चले गए रिट पिटीशन लेकर। उच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन में एक फर्स्ट डेट पर ही इंटरेक्शन देकर इनका खनन रुकवा दिया। तब से ये रंजिश मानने लगे थे और इसकी पुष्टि भी हो गई थी। माननीय तहसीलदार महोदय खुद आके नापे थे। खनन 2 मीटर का परमिशन था और इन्होंने 4.25 मीटर खनन करवाया था। इसकी पुष्टि हो चुकी थी और इन्हें नेक्स्ट हेयरिंग डेट आने वाले, इन्हें पता था कि हम पर हाईकोर्ट पेनल्टी इम्पोज कर देगा। इन्होंने हमारे पिताजी को अकेला पाकर पूरे सुनियोजित तरीके से
प्लानिंग बनाकर चारों लोगों ने हमारे पिताजी को मौत के घाट उतार दिया। और मौत के घाट उतारने के बाद हमारे ट्रैक्टर को खदान में पलट दिया ताकि कोई पता न चले, हादसा मात्र दिखा, और लाश को करीब 100 मीटर की दूर झाड़ी बबूल की झाड़ियों में फेंक दिया। अब पुलिस क्या कह रही है, उसको मात्र हादसा मात्र दिखाना चाहिए। आज तक की किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं किया। वो मैंने 2 बार, हमारे घर पर रात में गाड़ियाँ आती हैं, हॉर्न बजाती हैं, चक्कर काटते हैं परिचित लोग। हमने पुलिस को लिखी सूचना है, पुलिस आज तक किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं समझी, ना ही पुलिस हमसे पिताजी की हत्या के बाद आज तक पुलिस ने हमसे यहाँ तक कि 161 का बयान तक की नहीं लिया। तो आपके पिताजी हत्या के बाद क्या मान चल है आपके ऊपर भी और परिवार के ऊपर हमला खतरा बना हुआ है? सर, जान मान का मेरी खतरा बना हुआ है। इसकी लिखित संसूचना हमने ACP महोदय कृष्णानगर को दी, थाना बंथरा में दी, और खुद हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में, ह्यूमन राइट्स आयोग में लिखित कंप्लेन की है। सर, कोई नहीं जवाब, कोई भी जवाबदेही नहीं है, किसी से मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। मैं बस दर बदर अपने पिताजी को न्याय दिलाने के लिए दर बदर भटक रहा हूँ। तो दोस्तों, ये बाबा जी की इस कार्यकाल की कहानी है। आखिर वो सब बुलडोजर चलाने वाले उत्तर प्रदेश छोड़कर कहाँ चले गए, जो कि छोटी सी बात के ऊपर बुलडोजर चल जाता है, लेकिन जहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ, सारे सबूतों के साथ में हत्यारोपितों के खिलाफ पूरी तरीके लिखा पड़ी हुई, अब भी बजाय हत्यारे सलाखों के पीछे इनके परिवार की जान माल के पीछे पड़े हैं। अब देखना यह है कि उन पुलिस वालों की क्या यहाँ पे भूमिका रहती है, इस परिवार को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर हमारे बीच में समाजसेवी मौजूद हैं, आप लोग अगला कदम क्या रखेंगे? जो हमारे भाई के परिवार के साथ में घटना घटित हुई है, अगर इसमें कानूनी कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग और कानूनी कार्रवाई करेंगे इन लोगों के ऊपर, और अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए कर्थक प्रयास करेंगे। जितना भी हम लोगों से हो सकता है न्यायिक प्रक्रिया से, सामाजिक प्रक्रिया से, हम लोग हमेशा इनका साथ देंगे और इससे आगे भी कार्रवाई करने के लिए सक्षम रहेंगे। और एकजुट होकर जो ये लापरवाही कानून के द्वारा बढ़ती जा रही है, पुलिस अधिकारियों के द्वारा लापरवाही की जा रही है, जबकि FIR दर्ज हो गई है, इन गंभीर धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी आम इंसान कोई होता जिसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया गया होता, तुरंत गिरफ्तारी करते, घर की कुर्की करते, संपत्ति को कुर्की करते और कहीं न कहीं से अभियुक्तों को गिरफ्तार करते, लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं हो रहा है। क्या ये राजनीतिक दबाव कैसा है? क्या ये राजनीति के लोग जो है थाना चौकी संभाल रहे हैं? क्या अधिकारियों को ये राजनीति के लोग चला रहे हैं? क्या हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा? इतनी बड़ी गंभीर घटनाएं हो रही हैं, क्या प्रशासन बिल्कुल आंख पे पट्टी बांधे हुए है? क्या हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग सब लोग एकजुट होके इसके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। दोस्तों, पारसी समाज का मोर्चा के साथ साथ अधिवक्ता बंद भी पूरी तरीके से अब सड़क पर उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। उनका कहना है कि हमारे भाई का पिता का मर्डर हुआ है, उसको न्याय की दिलाने के लिए हम हर स्तर तक अपना आंदोलन चलाने के लिए तैयार हैं। बस इस बात का केवल इंतज़ार है कि थोड़ा सा समय दे रहे हैं प्रशासन और पुलिस व्यवस्था क्या कर रही है। अगर वो सही न्याय नहीं दिला पाती है तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश हिलाने के मूड में पारसी समाज और अधिवक्ता ग्रुप सामने आ चुका है। अब देखना यह है इस लड़ाई में सरकार कहां तक सामने टिक पाती है। और इस आज के कार्यक्रम में सम्मानित अभिवक्ता गण भी मौजूद हैं। आइए पूछते हैं उनका क्या विचार है इस घटना के ऊपर। सर, हाँ सर, अपना परिचय देते हुए अपनी बात रखिए। मैं अंजनी कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट, उच्च न्यायालय, अधिवक्ता ब्यूरो उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव हूँ और काफ़ी सामाजिक संगठनों से जुड़ा हूँ। मैं सर्व समाज का नेतृत्व करता हूँ। 7 जुलाई को विशंबर रावत जी के पिताजी की हत्या कर दी गई और अभी तक पुलिस प्रशासन के कानों में जू नहीं रहेंगी। हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर 1 हफ्ते के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो मैं अपनी अगली रणनीति बनाकर अगला कार्यक्रम घोषित करूंगा। 72 घंटे के अल्टीमेटम देते हुए मैं मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करूंगा। सर, आपका शुभ नाम? मैं ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट, मैं पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी सेंट्रल बार एसोसिएशन हूँ। और हमारा अधिवक्ता समाज इतना सक्षम है कि सरकार से और हर किसी उससे जो है लड़ने के लिए, लेकिन हम लोग न्याय के प्रहरी हैं तो एक मौका देते हैं
कि अभी भी समय है। हमारे अधिवक्ता भाई जिनकी हत्या हुई है उसका कम से कम वो जितने लोग हैं वो उनको सलाखों के पीछे डाले, अदरवाइज हम लोगों को कानून हाथ लेने पे मजबूर न करें। नहीं, हम हर तरीके के सक्षम हैं, हम यहाँ तक लड़ाई नहीं रोकेंगे, हम मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे और अगला जो कार्यक्रम होगा वो हम लोग 72 घंटे के अंदर पहले ऐलान कर देंगे, उसके बाद जो है जो होगा देखेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरी तरीके से अधिवक्ता ग्रुप भी साथ में शामिल हो चुका है। अब लड़ाई का रूप गंभीर हो चुका है। देखना है इस लड़ाई में क्या निष्कर्ष निकलता है, सरकार टूटती है या सरकार के लोग टूटते हैं। नमस्कार।